हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अरब आक्रमण। अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा है। इस्लाम का उदय अरब में हुआ और धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार प्रसार आसपास के देशों में हुआ, ईरान में, इराक में, तुर्की में, और अब धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो भारत पे आक्रमण करने के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था साम्राज्यवादी प्रसार, यानी वो पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को जीत लिए थे। अब अरब भारत को भी जीतना चाहता था। ठीक है, तो पहला कारण यही था कि चूँकि इस्लाम का उदय अरब में हुआ तो अरब से फैल करके पश्चिमी एशिया कहने का मतलब ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, इन सारे देशों पर कब्जा किया। फिर अफ्रीका को जीता। अफ्रीका में जैसे मिस्र, वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और यहाँ तक कि यूरोप तक भी ये लोग चले गए थे। तो यानी कि बीच में अरब में उत्पन्न हुआ इस्लाम धर्म तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, अफ्रीका के मिस्र देश में और यूरोप के कई देशों में फैल चुका था। अब ये भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो पहला कारण इसका होगा साम्राज्यवादी प्रसार। ठीक है, इस्लाम के आक्रमण का, यानी कि अरबों के आक्रमण का पहला कारण। दूसरा कारण है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अरब वाले जो थे ये हिंदुओं की मूर्ति पूजा और अवतारवाद, बहुदेववाद, इन सबसे घृणा करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले वहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते थे जो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद में भी विश्वास रखते थे, इन सारी चीज़ों में। तब जब वहाँ पैगम्बर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं और वहाँ एक ईश्वर की बात करते हैं, एकेश्वरवाद की बात, यानी एक ही ईश्वर है। ऐसे ही भारत में भी आपको पता है मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद और दुनिया भर के हमारे यहाँ देवी देवता हैं। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अरबों ने आक्रमण किया था कि हम यहाँ पे मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को धर्मांतरित कराएंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो पहला कारण हो गया साम्राज्यवाद का प्रसार, दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तीसरा धर्मांधता, यानी धार्मिक उत्साह भी था, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, और चौथा था धन संपत्ति, यानी भारत की धन संपत्ति लूटने के उद्देश्य से भी अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर। तो ये चार कारण हैं। अब तात्कालिक कारण देखते हैं। तात्कालिक कारण का मतलब होता है वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से अरबों ने तुरंत आक्रमण कर दिया। तो तात्कालिक कारण था जहाज वाली घटना। जहाज की लूट 708 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो कहा जाता है एक जहाज श्रीलंका से इराक जा रहा था। कहाँ जा रहा था? श्रीलंका से इराक की तरफ एक जहाज जा रहा था और इस जहाज़ में कुछ मुसलमान महिलाएं थीं, कुछ बच्चे थे और सामान वगैरह थे। और ये जो जहाज़ है ये श्रीलंका से इराक के गवर्नर हज्जाज, इराक का गवर्नर कौन था? हज्जाज, उसके पास जा रहा था। अब इस जहाज़ को देवल बंदरगाह के समीप लुटेरों ने लूट लिया। देवल बंदरगाह यानी सिंध के आसपास, जो पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र है, वहीं पे देवल बंदरगाह पड़ता है। उस देवल बंदरगाह के पास कुछ लुटेरों ने इस जहाज़ को लूट लिया और महिलाओं, बच्चों को कैद कर लिया। और देवल सिंध के पास था, सिंध का शासक था दाहिर। तो हज्जाज ने, जो इराक का गवर्नर था हज्जाज, इसने दाहिर को संदेश भेजा कि जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, उनको दंडित करो, यानी उनको सज़ा दो। लेकिन दाहिर ने ऐसा करने से मना कर दिया, यानी सज़ा देने से मना कर दिया। दाहिर ने कहा कि वो लुटेरे समुद्री लुटेरे हैं, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, वो हमारे राज्य के लुटेरे नहीं हैं। अब हज्जाज को गुस्सा आ जाती है कि एक तो हमारे जहाज़ को लूट लिया गया, ऊपर से वो सज़ा भी नहीं दे रहा अपने वहाँ के डाकू, चोर, उचक्कों को। इसके बाद हज्जाज ने आक्रमण करने की योजना बनाई। प्रथम अभियान की जब बात करते हैं
तो मैंने बताया था 708 ईस्वी में जहाज़ को लूटा गया, लेकिन उसके पहले अरबों ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। कहा जाता है अरबों ने थाड़ा यानी बम्बई में, थाना कहाँ है, बम्बई में, भड़ौच और देवल के बंदरगाहों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। ये देखिए थाना बम्बई है। तो यहाँ पर 636 ईस्वी के आसपास अरबों का यह अभियान हुआ था। अरबों ने 636 ईस्वी में किन किन जगहों पर आक्रमण किया? थाना जो कि बम्बई में है, देवल सिंध में है और भड़ौच गुजरात में है। इन सारे जगहों पे आक्रमण किया गया अरबों के द्वारा 636 ईस्वी में, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। फिर 643 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पराजित हुए। अब होता है द्वितीय अभियान, यानी पहले अभियान में वो असफल हुए। द्वितीय अभियान जो किया गया उबैदुल्ला के नेतृत्व में, ये हज्जाज का सेनापति था, यानी जब जहाज वाली घटना घटी उसके बाद की कहानी है। उबैदुल्ला को 711 ईस्वी में हज्जाज ने भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए। यह दाहिर से पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। तो याद रखिए, जब हज्जाज गुस्सा होता है तो पहले किसको भेजता है? उबैदुल्ला को 711 ईस्वी में, और उबैदुल्ला पराजित हो जाता है युद्ध में दाहिर से, और दाहिर इसको मार डालता है। फिर हज्जाज और गुस्सा हो गया और उसने अपने एक और सेनापति बुदैल को भेजा, बुदैल 711 ईस्वी में ही। दाहिर के पुत्र जयसिंह ने इसको भी मार डाला। यानी कि 711 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है भारत पर। दो आक्रमणकारी आते हैं, एक उबैदुल्ला और दूसरा बुदैल। इन दोनों को दाहिर और उसके बेटे मिलकर मार डालते हैं। अब हज्जाज और ज़्यादा क्रोधित हो गया। अब उसने अपने दामाद को भेजा, सॉरी ये इसका भतीजा था, भतीजा भी था दामाद भी था। ओके, तो ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। हज्जाज क्रोधित हो गया और अपने दो सेनापतियों की मृत्यु पर क्रोधित होकर हज्जाज ने एक शक्तिशाली सेना भेजी, और सेना का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था, जो कि हज्जाज का दामाद था। ये देखिए, सेना का नेतृत्व अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सौंपा। विरोधियों का साथ, कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के विरोधी मोहरों को अपने साथ कर लिया। यानी जो दाहिर के विरोधी थे उनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथ में मिला लिया। बौद्धों का समर्थन, दाहिर से बहुत सारे बौद्ध धर्म के मानने वाले ऐसे लोग थे जो अप्रसन्न थे, नाखुश थे। उन सारे लोगों को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पक्ष में कर लिया, यानी मोहम्मद बिन कासिम को उनका समर्थन मिल गया। अब आक्रमण कहाँ कहाँ होता है ये आपको याद रखना है। कहा जाता है सबसे पहला आक्रमण देवल पे होता है। ये वही देवल है जहाँ पे लुटेरे जहाज को लूटे थे। अब ये मकरान के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम की सेना आती है, देवल बंदरगाह पर आक्रमण करती है, और देवल में कहा जाता है दाहिर का एक भतीजा था, वो वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। कहा जाता है इसमें ब्राह्मणों ने छल कपट किया था, यानी विश्वासघात किया था, और उन्होंने अरब आक्रमणकारियों का साथ दिया था। ठीक है, तो देवल अभियान 712 ईस्वी में, और यहाँ दाहिर का भतीजा शासन कर रहा था। मारा जाता है क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने छल कपट किया। अरबों ने देवल को खूब लूटा, अत्यधिक अत्याचार किया, नरसंहार किया, और अब आगे बढ़ते हैं, यानी देवल को जीत लिया। अब आगे दूसरा अभियान होता है निरून का अभियान। निरून, यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। निरून में कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु। बहुत ज़्यादा आबादी थी बौद्धों की, और इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी अधीनता स्वीकार कर ली मोहम्मद बिन कासिम की। तो देवल को जीता, निरून को जीता। अब आगे बढ़ गया सेहबान। सेहबान पे पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम, और यहाँ दाहिर का एक चचेरा भाई था, माजरा शासन कर रहा था। दाहिर का चचेरा भाई कौन था? माजरा। थोड़ा बहुत युद्ध करने के बाद उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली, सेहवान को जीता। अब पहुंचता है रावर के किले। रावर के किले पर यहाँ पे
मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच भयंकर युद्ध होता है। तो सिंध नदी पार करके सहवान को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुँच गया? रावर पहुँच गया। ये सब पंजाब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के आसपास के सब स्थान हैं। रावर, सहवान, देवल, ठीक है, सब पाकिस्तान के स्थान हैं। तो रावर पे पहुंच गया और यहाँ सीधा मुकाबला मोहम्मद बिन कासिम का किससे हुआ? दाहिर से। यानी एक तरफ दाहिर की सेना, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम की सेना। और 20 जून 712 ईस्वी में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और तीर लग जाने से कहा जाता है दाहिर की मृत्यु हो गई। यानी युद्ध भूमि में दाहिर मारा गया। दाहिर की विधवा रान बाई थी, रान बाई। इन्होंने वीरतापूर्वक किले की रक्षा की, लेकिन जब ये रक्षा नहीं कर पाई तो इन्होंने जौहर कर लिया। यानी जब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकी तब उन्होंने जौहर प्रथा कर लिया, आग में कूदकर अपनी हत्या कर ली। तो याद रखिएगा, दाहिर की पत्नी कौन थी? रान बाई। अभी इनकी एक और पत्नी का नाम आएगा। रावर को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण करता है और ब्राह्मणाबाद पर जयसिंह का पुत्र दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। ब्राह्मणाबाद पर जयसिंह शासन कर रहा था, जो कि दाहिर का पुत्र था, और ये हार कर भाग जाता है, ब्राह्मणाबाद छोड़कर भाग जाता है। और इसी अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड देवी और उनकी 2 पुत्रियों को बंदी बनाया। उन पुत्रियों का नाम था सूर्या और परमला। याद रखिए, ब्राह्मणाबाद अभियान जब मोहम्मद बिन कासिम ने किया तो उसमें ब्राह्मणाबाद में जयसिंह शासन कर रहा था। ये जयसिंह दाहिर का बेटा था। ये भाग जाता है छोड़ छाड़ के। और यहाँ पे दाहिर की एक और विधवा पत्नी मिलती है, लाड देवी। और लाड देवी की 2 पुत्रियाँ थीं, सूर्या और परमला। लाड देवी, सूर्या और परमला, इन सबको मोहम्मद बिन कासिम कैद कर लेता है। अब आगे बढ़ता है, यानी ब्राह्मणाबाद को भी जीत लिया। तो कौन कौन से स्थान जीते? देवल, निरून, सहबान, रावर, ब्राह्मणाबाद। अब आगे बढ़ता है आलोर, या इसी को ओरोर कहते हैं। ये जो है ये सिंध की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर दाहिर का एक अन्य बेटा शासन कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको भी जीत लिया। आलोर यानी कि सिंध की राजधानी को जीत लिया। अब अंतिम अभियान होता है मुल्तान पर। 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया और यहाँ से अधिक सोना प्राप्त किया और धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम ने संपूर्ण सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो हैं, ये सारे क्षेत्र जो मैंने बताया, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित थे उस समय, उसके आसपास के क्षेत्रों में। फिर 715 ईस्वी में कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। जब वो आगे और प्रांतों को जीतने की योजना बना रहा था कि भारत में हम और विजय करेंगे और सारे क्षेत्रों को जीतेंगे, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है 715 ईस्वी में। अरब शक्ति कमज़ोर हो जाती है। कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और मुल्तान, मंसूर को छोड़कर शेष क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। जयसिंह की वापसी, जो जयसिंह का बेटा ब्राह्मणाबाद से भागा था, वो फिर से ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लेता है। अब एक कहानी मिलती है। जब सूर्या और परमला को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास जाता है, यानी इराक़ के गवर्नर जो थे हज्जाज के पास जाता है, तो सूर्या और परमला जो है वो गवर्नर से कहती है, यानी हज्जाज से कहती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत पहले ही लूट ली है। इससे हज्जाज काफ़ी गुस्सा होता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सज़ा देता है। और उसकी खाल में कहा जाता है कि जानवर की खाल में उसको मोहम्मद बिन कासिम को बंद करके लाने के लिए कहा गया, आदेश दिया गया कि मोहम्मद बिन कासिम को जानवर की खाल में, भैंसे की खाल में इसको भर करके लाओ। और उसी भैंसे की खाल में उसको लपेट के लाया जाता है बंद करके, और दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी मिलती है कि सूर्या और परमला ने अपनी अपमान का बदला ले लिया था, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया था।
मोहम्मद बिन कासिम को मरवा करके। ये एक कहानी मिलती है। जुनैद का संघर्ष, नई नियुक्ति। अरब खलीफा हिशाम ने जुनैद को सिंध का गवर्नर बनाया। जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई तो अगला गवर्नर कौन आया सिंध का? जुनैद। जुनैद ने जय सिंह को पराजित करके बंदी बना लिया। जुनैद ने राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया, लेकिन यह विजय अस्थायी साबित हुई, यानी परमानेंट नहीं थी। अरबों की असफलता के कारण क्या थे? दुर्बल उत्तराधिकारी। जुनैद के उत्तराधिकारी तमीम के दुर्बल एवं शिथिल होने के कारण अरब अपने अधीन राज्यों को बचा नहीं पाए। पारस्परिक द्वेष, जैसे खलीफाओं में द्वेष था, वहाँ ईरान में, अरब में खलीफाओं में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी सिंहासन को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं भारत पर पड़ रहा था। और भारत को जीतने के बाद भी ये लोग भारत पे शासन नहीं कर पाए, पूरी तरीके से असफल हो गए। यानी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद ही इनका साम्राज्य भारत में यानी सिंध में खत्म हो गया। अयोग्यता, अधिकांश खलीफा अयोग्य साबित हुए। ये तो आंतरिक कारण थे अरबों की असफलता के, यानी उनके कारण थे अरबों के, उनमें आंतरिक परेशानी थी। बाहरी कारण अरबों के आक्रमण के क्या क्या थे? शक्तिशाली राजा, यानी अरबों की असफलता का सर्वप्रमुख कारण भारतीय राजाओं का अत्यधिक शक्तिशाली होना था। जैसे जुनैद का सामना कश्मीर, कन्नौज, प्रतिहार चालुक्यों से हुआ तो उनकी सफलता का क्रम टूट गया। अब ये प्रतिहार चालुक्य बहुत मजबूत शासक थे। नागभट्ट द्वितीय, ये गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने भी अरबों को पराजित किया था, ऐसा कहा जाता है। ललितादित्य मुक्तापीड़ व यशोवर्मा ने भी अरबों को पराजित किया। तो इस तरह से अरबों ने सिंध को जीता, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसके बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको यहाँ पे कारण बता दिए। उनमें आंतरिक कारण भी थे और बाह्य कारण भी थे। अब प्रभाव क्या पड़ा? अरबों ने भारत को जीता तो अरबों का भारत पर और भारत का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सामाजिक व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अरबों ने भारतीय लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, यानी कि पाकिस्तान के आसपास और अफ़गानिस्तान के आसपास जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। तो यानी सामाजिक प्रभाव पड़ा। वैवाहिक संबंध, जैसे अरबों ने भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारतीय मुसलमान नाम का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। जिन बौद्ध धर्म के लोगों ने या जिन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपनाया था उस समय, उन्हें भारतीय मुसलमान कहा गया। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? व्यापार व दर्शन। अरब और भारत के मध्य व्यापार में उन्नति हुई। भारतीय दर्शन का इस्लाम पर प्रभाव पड़ा। ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। अरब के लोगों को दशमलव प्रणाली का और नक्षत्र विद्या का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ। करमतिया संप्रदाय का उदय हुआ। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे। इन्हें करमतिया नाम का संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, तो कुछ अरबवासी आए और जब वो सिंध को जीतते हैं तो उसी के आसपास वो रहने लगते हैं अपनी फैमिली को साथ ला करके या भारतीय लोगों से शादी करके, और इससे एक करमतिया संप्रदाय का उद्भव हुआ। अरबों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, इन सभी की शिक्षा ग्रहण की। तो ये था अरब आक्रमण और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।